नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात घोटाले के चक्रकाल में फंसी आईएएस पूजा सिंघल की, जिसे अपने काले कारनामों के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। फिर बात करेंगे यासीन मलिक के चक्रव्यूह में फंसे कश्मीरी पंडितों की, जहां आतंकी ने अपने गुनाह कबूल किए तो घाटी में फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी के चक्रकाल में फंसी शिवसेना की, जिसने औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए तो महाराष्ट्र में नया बवाल छिड़ गया। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे तालिबानियों के चक्रकाल में फंसी मुस्लिम महिलाओं की, जिन पर अब अपने शौहर के साथ बैठने पर भी पाबंदियां लगा दी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात भ्रष्टाचार में लिप्त और सुर्खियों में छाई आईएएस पूजा सिंघल की, जिस पर ईडी का शिकंजा कसा और उसके बाद उसे अब सस्पेंड कर दिया गया है। पूजा सिंघल ने जितना घोटाला किया है उसके बाद अब एक एक कर उसका हिसाब किया जाएगा। ईडी ने पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से 17.49 करोड़ रुपए बरामद किए थे, जिसके बाद सुमन कुमार ने ही पूजा का सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। सुमन कुमार ने बरामद कैश का राज खोलते हुए इस बात से पर्दा उठा दिया कि जो कैश उसके घर से बरामद हुआ वो पूजा सिंघल का ही था। इतना ही नहीं, हाल ही में सुमन ने 3 करोड़ रुपए पूजा के पति को कैश में दिया था और इसी तरह पूजा सिंघल के घूस लेने के सारे राज भी खुलते चले गए। पूजा सिंघल पर एक चश्मदीद ने दावा किया है कि उसने कई बार पूजा को घूस दी थी। इसके साथ ही घूस की रकम का इस्तेमाल पूजा के पति के पर्स हॉस्पिटल में हुआ है। पुलिस को बाकायदा अस्पताल से कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। साथ ही पूजा के दफ्तर और घर से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनमें 150 करोड़ के निवेश का भी खुलासा हुआ है। पूजा सिंघल सभी सरकारों की चहेती रही है। अच्छे संबंधों के चलते वो अपने लिए मनचाहा पद हासिल करने में सक्षम थी। यही कारण था कि पूजा सिंघल के लिए ये घोटाला करना भी आसान रहा और ईडी को छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई। अब जाहिर सी बात है कि जब गिरफ्तारी हो गई है तो गिरफ्तारी के बाद सिट्टी पिट्टी तो गुम होगी ही। फिर पूजा सिंघल की डायरी भी ईडी के हाथ लगी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किए गए लेन देन का ब्यौरा दर्ज है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस डायरी से कई हाई प्रोफाइल लोगों का राजफाश होने के आसार हैं। साथ ही राजनेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों के नाम, मोबाइल नंबर भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में पोल खुलने के बाद तो पूजा सिंघल की हालत दिन में तारे दिखने वाले हो गई हैं। इसीलिए ही तो ना पूछताछ में वो ईडी के सवालों के ढंग से जवाब दे पाई, फिर जेल की हवा खाते ही उनकी हालत भी खराब हो गई और उनके बेहोश होने की खबरें सामने आई। माइनिंग घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री भी सवालों के घेरे में हैं। इस पूरे मामले में पूजा सिंघल, उनके पति और सीए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूजा सिंघल को स्पेशल रिमांड पर भेज दिया गया है, जिसकी अवधि के दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो खुलासे हुए हैं उसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि अब अगला नंबर किसका लगने वाला है। पूजा सिंघल के तो अच्छे दिन भर गए, लेकिन घाटी को सुलगाने और कश्मीरी हिंदुओं को वहां निशाना बनाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। यहां आतंकी यासीन मलिक ने अपने गुनाहों को कबूल किया और अदालत ने बिट्टा कराटे समेत कई आतंकियों पर आरोप तय किए, तो वहीं घाटी में फिर से कश्मीरी हिंदुओं में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की गई। दिन दहाड़े जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक तहसील दफ्तर के अंदर घुसकर आतंकियों ने राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी, जिसके बाद इलाज के दौरान अधिकारी ने दम तोड़ दिया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली। अब फिर अपनी कायराना हरकतों के तहत आतंकियों ने पुलवामा में एसपीओ रियाद ठोकर पर फायरिंग कर दी और इलाज के दौरान पुलिस कर्मी की भी मौत हो गई। लेकिन एक के बाद एक घट रही आतंकी घटनाओं के बाद कश्मीर में रह रहे हिंदुओं में डर तो है ही, लेकिन इन घटनाओं के बाद उनका गुस्सा भी बढ़ गया है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। लेकिन घाटी को सुलगाने के लिए और इन आतंकियों को इतनी शय देने के लिए जिम्मेदार कौन है? घाटी में आतंकियों का हिसाब कब किया जाएगा? टारगेट किलिंग कब तक चलेगी?
ये कई सवाल हैं जो इन घटनाओं के बाद उठने लाजमी हैं। जम्मू कश्मीर में अभी कोई सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र की ओर से जो परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट दी है, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे और जल्द ही इन आतंकी गतिविधियों और इन गतिविधियों को शय देने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि आखिर इस गतिविधियों को शय देने वाला है कौन? कश्मीर में अलगाववादी लगातार अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। वहां के अल्पसंख्यकों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जिस वक्त विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, वैसे ही महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला, इनके जैसे तमाम नेताओं ने कश्मीरी हिंदुओं के सच को सिरे से नकार दिया। जब कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसे जाने की बात की जाती है, तो यही लोग इसके विरोध में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। हाल ही में कश्मीर में आतंकियों के घरों और उन्हें पनाह देने वालों के आशियानों पर बुलडोजर चलाए जाने की बात जब की गई, तो भी इन लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे ही परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को भी सिरे से खारिज कर दिया। केंद्र की ओर से कश्मीरी हिंदुओं को बचाए रखने और घाटी का माहौल अच्छा बनाने के लिए जितनी कोशिश की जाती है, सब में ये नेता रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं और फिर जब आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो केंद्र के सिर सारा दोष मंड देते हैं। लेकिन अब इनका ये ड्रामा ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर बहुत ही जल्द बदलने वाली है। यहां घाटी को फिर सुलगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, तो वहीं विवादों में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर एक राजनीतिक बवाल शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा विवाद के बीच असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन किया और मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। लेकिन इन सब के बीच वो मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने भी पहुंच गए। उनके साथ औरंगाबाद के सांसद और AIMIM नेता इम्तियाज जलील भी थे। अकबरुद्दीन के इस व्यवहार को लेकर पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा दिखाई दे रहा है। लगभग हर पार्टी के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। इसी बीच शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत ने भी इस मुद्दे को लेकर ओवैसी भाइयों पर करारा प्रहार किया है और अकबरुद्दीन ओवैसी की इस हरकत को महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की कोशिश बताई है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो महाराष्ट्र में किया है, उससे शिवसेना के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। शिवसेना औरंगजेब को सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। इसके साथ ही औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाए जाने का एजेंडा भी शिवसेना का पुराना है। ऐसे में अगर कोई भी पॉलिटिकल आदमी औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाता है या सिर झुकाता है, तो वो शिवाजी का अपमान माना जाता है। इसीलिए शिवसेना इस बात पर भड़क उठी। लेकिन अब मुश्किल उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि सेक्युलरिज्म की टोपी पहने जाने के बाद अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से औरंगजेब के खिलाफ कुछ भी बोला गया, तो एक तो अघाड़ी में शामिल कांग्रेस और एनसीपी नाराज हो जाएंगे और दूसरा, अपनी 3 पाई की कुर्सी बचाने के लिए जिस मुस्लिम वोट बैंक को उद्धव ठाकरे साधने में लगे थे, वो नाराज होंगे, वो अलग। वैसे ही अगर शिवसेना औरंगजेब के पक्ष में बोलेगी, तो राज ठाकरे को फिर उद्धव ठाकरे को घेरने का नया मौका मिल जाएगा। ऐसे में शिवसेना इस संकट में फंस गई है, जिसमें ना वो अपना दुश्मन माने जाने वाले औरंगजेब के पक्ष में कुछ बोल सकती है और ना ही उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। हालांकि लालच करने का अंजाम क्या हो सकता है, इसके बाद उद्धव ठाकरे को यह जरूर समझ आ जाएगा। एक तरफ उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस गए हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आने के बाद से वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुल्क मुस्लिम महिलाओं के लिए पाताल बन गया है। 9 महीने के बाद भी वहां लोगों को गरीबी और भुखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और फिर तालिबान की ओर से नए फरमान भी जारी किए जा रहे हैं। अब अपने नए फरमान में तालिबान ने अफगान शहर में पुरुषों और महिलाओं के एक साथ बाहर खाने और पार्क में जाने पर रोक लगा दी है। इससे पहले अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात में तालिबान ने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही अफगानिस्तान में सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं इस तरह का बुर्का पहनने का फरमान जारी किया गया है, जिसमें उनकी आंखें भी ना दिखनी चाहिए। इन सब के बाद ये साफ है कि तालिबान में महिलाओं की स्थिति किस हद तक खराब है।
वहां लगातार महिलाओं की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन सभी अपने मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। अब कहां है वो मलाला यूसुफजई, जो भारत जैसे देश में हिजाब को स्कूलों में अनिवार्य करवाने को लेकर अड़ गई थी? वो अब इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? बस एक दो डायलॉग बोलकर और थोड़ी बहुत चिंता दिखाकर क्या काम पूरा हो जाता है? कहां गए वो फेमिनिस्ट लोग जो भारत में हिजाब पहनाने पर अकड़ गई थी, लेकिन तालिबान में महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर उन्हें सांप सूंघ गया है? इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज हिजाब के मुद्दे पर भारत को लगातार बदनाम करने में लगी थी, वो भी तालिबान की इस तानाशाही पर चुप है, जिससे उनकी भी हिपोक्रेसी सामने आ गई है। अमेरिका जैसा देश जो कि अफगानिस्तान को इन हालातों में छोड़कर भाग गया है, वो जो भारत के लिए मानवाधिकारों का हवाला देता था, क्या वो अब इसकी जिम्मेदारी लेगा कि जिन हालातों में वो अफगानिस्तान को छोड़कर भागा, उसके इन खौफनाक परिणामों का जिम्मेदार वो है कि ऐसे तालिबान के हाथों में उन्होंने सत्ता सौंपी है जिन्होंने महिलाओं की ये हालत कर दी है? पूरी वेस्टर्न कंट्रीज इस पर चुप क्यों हैं? जो यूक्रेन पर उछल उछल कर बोल रहे हैं, वो मानवाधिकारों का हवाला अब तालिबान को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या अब यूएन काउंसिल बोलेगा कि यह सब गलत है? यही जीता जागता उदाहरण है उन लोगों के लिए जो मुस्लिम देशों के साथ साथ भारत में भी शरिया कानून को लागू किए जाने की सिफारिश करते हैं, क्योंकि अगर भारत में भी शरिया कानून लागू हो गया तो महिलाओं की यही हालत होगी। ऐसे में अगर भारत देश में कोई शरिया का समर्थन करे तो उसे पहले तालिबान की ये तस्वीर देख लेनी चाहिए। उन महिलाओं को भी ये सब देखना चाहिए जो भारत में फेमिनिज्म के नाम पर गलत बातों का समर्थन करती हैं। लेकिन अहम बात तो ये है कि भारत को हिजाब के वक्त बड़ी बड़ी दुहाइयां देने वाले कब तालिबान की इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे? कब यूएन आके इसमें हस्तक्षेप करेगा और इन मुस्लिम महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ी जाएगी? चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।